गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? आई होप यू ऑल आर सेफ। आई एम गोइंग टू एनालाइज CSEET का May 21 अटेम्प्ट का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पेपर। माई नेम इज प्रोफेसर चांदनी and I would like to analyze this paper for you so that you can be better prepared for further CSEET exams. People who are watching this video for the first time, I would like to tell you all that ये पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही वर्किंग के लिए पेन और पेपर अलाउड है। इसीलिए ये पेपर पिछले अटेम्प्टों से आपको काफ़ी टफ लग सकता है बिकॉज आपको ओरली करना पड़ रहा है। मैं ये पेपर जब भी सॉल्व करूँगी जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स एनालाइज। I'll start with question 1. Okay. Select one of the following 4 options that will make second analogous to the first pair given. Okay. मतलब दोनों पेयर्स को आपको सिमिलर बनाना है, तो वो एनालाइज करने के लिए आपको दिया है कि 3 into 4 तो नहीं बोल सकते, बट 3/4 is given 5 and 5 is given 12. 5/12 is you have to find. So आपका क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके, जब ये मैं क्वेश्चन को देखती हूँ तो आई कैन सी दैट 3 into 3 is equal to 9 minus 4 will give you 5. अभी आप पूछोगे मैम ये आपको पैटर्न कैसे पता चला? बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, जो आपको भी करना चाहिए। बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये पैटर्न्स एनालाइज करने में उतना ही ईजी पड़ेगा। ओके, सो सिमिलरली इफ आई अप्लाई द सेम पैटर्न टू द सेकेंड पेयर, माई आंसर विल बी 5 into 5 विच इज़ 25 माइनस, जैसे 4 माइनस किया यहाँ पे 12 माइनस होएगा तो 13। सो आपका आंसर है डी। आपका आंसर है डी। ये हुआ फर्स्ट। अभी जो मैं बोल रही थी कि ये पेपर में कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहे हैं, मैं ये चीज़ की बात कर रही थी कि ये एग्ज़ाम में आपको ओरली करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ये एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ प्रैक्टिस ही ऐसे कीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ विच इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज बिलो? अगेन नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज बिलो में मैं देखती हूँ, मेरे को दिया है B4, C9, E25, G49। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे स्क्वायर्स, डायरेक्ट स्क्वायर्स है। जैसे मैं लिख सकती हूँ B2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, E5 स्क्वायर, करेक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली G7 स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इन्होंने पूछा है कि ये सीरीज में 49 के बाद क्या आएगा। ओके, 49 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली लेटर ही आना है बिकॉज आपको ऑप्शन में भी लेटर दिया है और आप सीरीज देखोगे तो एक लेटर एक नंबर, एक लेटर एक नंबर है। सो स्क्वायर्स तो बराबर है, लेकिन ये स्क्वायर्स किस चीज़ के हैं? 2, 3, 5, 7। बचपन से सीखे हो 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, जो खुद से खाली 1 से मल्टीप्लाई होते हैं उनका डिवीजन कोई और नंबर से नहीं होता, दे आर डिविजिबल ओनली बाय 1। ओके, सो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा 9 स्क्वायर, सॉरी नॉट 9 स्क्वायर, 2, 3, 5, 7, 11 स्क्वायर। ओके, सो 11 स्क्वायर जो हो गया 121। ओके, सो मुझे नंबर तो पता है कि 49 के बाद 121 आने वाला है। अभी दूसरा आप चेक कर सकते हो क्या हो रहा है इसमें कि 2 का स्क्वायर है तो ये सेकेंड लेटर है, 3 का स्क्वायर है तो C थर्ड लेटर है, ये 5 का स्क्वायर है तो E फिफ्थ लेटर है। ओके, वैसे ही G इज द 7th लेटर। तो मुझे कौन सा लेटर ढूंढना है? 11th। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K 11th लेटर। माई आंसर विल बी B। ओके, वाई? अगेन सब स्क्वायर्स है तो मैंने स्क्वायर तो ढूंढ लिया, मुझे नंबर भी मिल गया कौन सा होना चाहिए, राइट। बट
मेरे को 11th लेटर ढूंढना है, बिकॉज B के बाजू में 2 है, C के बाजू में 3 है, तो ऑब्वियसली 49 के बाद जो भी लेटर आएगा दैट हैज़ टू बी द 11th लेटर, इसलिए मैंने 11 किया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी बच्चों आपने देखा, अगेन इसमें कैलकुलेशन अगर आप ओरली कर पाते तो ही मीनिंग था, बिकॉज आपके पास पेन पेपर नहीं होगा। मैं घड़ी घड़ी ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ ओनली फॉर द रीज़न कि आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करो आप ये माइंड में रख के प्रैक्टिस करो प्लीज़। नाउ एलेक्स हु इज़ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अभी इसके लिए पहले तो ना आप डायरेक्शंस ड्रॉ कर दो। ये मेरा है नॉर्थ, ये मेरा है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ओके चलिए, एलेक्स हु इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ओके यहाँ पे देख रहा है वो, ran for 100 meters and then took a right, उसने राइट लिया। Which direction is he facing now? तो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, बिकॉज वो कंप्लीटली साउथ में घूम रहा है, ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका साउथ ईस्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज वो यहाँ पे जाके यहाँ पे राइट ले रहे हैं। ओके नेक्स्ट, मैं ज़रा ये थोड़ा क्लीन रखूँ आपके लिए। Okay, let me go to the next. Now, Vijay is the son-in-law. Fourth question बच्चे लोग, Vijay is the son-in-law of Rajiv's father Suman. मतलब यहाँ पे father है Suman, correct? How is Rajiv's only sister related to Vijay? Okay, पहले तो ये विजय कौन है? विजय is the son-in-law of Rajiv's father. मतलब इसका बेटा है, पहले सन है कौन? राजीव, और उसका सन इन लॉ कौन है? विजय, करेक्ट। हाउ इज राजीव्स ओनली सिस्टर, मतलब ये राजीव की सिस्टर है, हाउ इज शी रिलेटेड टू विजय? हाँ, हाउ इज शी रिलेटेड टू विजय? शी इज द वाइफ। अगेन राजीव की ओनली सिस्टर, मतलब राजीव की ओनली सिस्टर होगी, अगर ओनली सिस्टर है तो फिर सुमन उसके पप्पा है और वो उसका सन इन लॉ विजय है, तो उसकी डॉटर ऑब्वियसली उसकी ही वाइफ होगी, सो वाइफ इज द आंसर। नेक्स्ट, अगेन इरेजिंग दिस, कमिंग टू द नेक्स्ट। I remember fifth question, that my father's birthday is between 15th and 20th April. So I draw a timeline, ये 15th April हो गया, ये 20th April हो गया। Okay. My sister remembers that it is between 17th and 22nd. उसको लगता है ये 17th, और तो मैं थोड़ा पहले ले लूँ। ओके, यहाँ से ले लेते हैं, ये 15, ये 17, ये 20 और ये 22। ओके, एक सिस्टर को लग रहा है 17 और 22 के बीच में है, मुझे लग रहा है 15 और 20 के बीच में है। मैं मदर इज श्योर इट कम्स आफ्टर 18th। ओके, सो इफ ऑल 3 आर करेक्ट, देन व्हेन इज माय फादर्स बर्थडे? सो आई एम वेरी श्योर कि 15th को तो नहीं है, राइट? देखो 15th को नहीं है, बिकॉज 18, मम्मी तो श्योर है कि 18th के बाद है, 17th भी नहीं है, 15, 17 कैंसिल, 18th भी नहीं है, 18th के बाद है, तो 19th इज वन ऑफ द ऑप्शन। अभी आई एम श्योर इट इज बिटवीन 15th एंड 20th, मतलब तो ऑब्वियसली 20th के पहले ही, 20th भी नहीं हो सकता, तो कौन सा डेट होगा? 19th अप्रैल। देखो अगर 20th नहीं हो सकता तो 22nd का तो सवाल ही नहीं है, तो मैं उस पर जा ही नहीं रही हूं। ओके, नेक्स्ट, at which of these instances between 8 AM and 9 AM the angle between the minute hand and the hour hand is 75 degrees? ओके, इसके लिए बच्चों आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा CSET का पोर्शन, तो उसमें एक फॉर्मूला किया है कि टाइम इज इक्वल टू 2/11 R into 30 प्लस और माइनस
एंगल। ये फॉर्मूला है, ओके आप थोड़ा भी पढ़े होगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रही हूँ। अगर नहीं आइडिया तो जब आप पढ़ोगे तभी क्लॉक में ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना, बिकॉज जनरली ये आता है एग्जाम में। 2/11 आर मतलब कौन सा घंटा चल रहा है, तो 8 o'clock चल रहा है, इंटू 30 प्लस और माइनस। अभी प्लस करने के माइनस करने का ना, उसका डिपेंड करता है कि आपका क्लॉक में, ये क्लॉक है, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, ओके मतलब 8 o'clock तो फिर नेगेटिव साइड पे आया ना, 8 यहाँ पे किधर आता है, राइट, तो 8 नेगेटिव साइड पे, तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, so I am subtracting, angle is 75 degrees, okay now 2/11, 8 3s are 24, 240 minus 75, 2/11 into 165, अगेन मैं करूँ तो 330 डिवाइड बाई 11, सो मतलब 30 मेरा आंसर है, करेक्ट, तो माई आंसर इज 8:30 AM, राइट। चलो I'll erase this part and I'll erase this part also. Next, come to the 7th question. Again, which is the next letter in the alphanumeric sequence given below? So alphanumeric sequence मतलब x 3 दिया है, z 1, b -1, d -3। अच्छा अभी मैं सीक्वेंस ध्यान से देखूँ ना तो मेरे को ना, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, स्क्वायर्स, क्यूब्स, लेटर्स, लेटर के पोजीशन कौन से, जैसे ए इज़ द फर्स्ट लेटर, बी इज़ द सेकेंड लेटर, ये सब आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो इफ आई सी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, ओके अगर ये सीरीज में मैं देखूँ तो x के बाद y नहीं है, z है, z के बाद a नहीं है, b है, b के बाद c नहीं है, d है सीधा, तो d के बाद e होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या होगा f, तो यहाँ पे f आना चाहिए, ओके। ये सो मैं देख सकती हूँ लेटर में एक लेटर का गैप है और नंबर्स में 2 नंबर का गैप है, तो अगर मुझे सपोज नेक्स्ट नंबर पूछा होता तो नेक्स्ट नंबर क्या होता था, 2 नंबर का गैप, सो -2, सो -5 होता था, पूछा नहीं है बट मैं खाली एक स्टेप फर्दर जाके बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता था। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस अगेन, सो द फाइनल आंसर हियर इज F। नेक्स्ट, select one of the following 4 options from the, sorry ये English wrong है, select one of the following option, नहीं बराबर, select one of the following 4 option that will make the second pair analogous to the first pair। Again क्वेश्चन को मारो गोली, दोनों सिमिलर पेयर्स दिखने चाहिए, ओके 3 4 5 60 हो रहा है, 4 5 6 क्या होगा, तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या होगा, ध्यान से देखो, 3 into 4 into 5 कितना होगा, 3 4s are 12, 12 5s are 60। सिमिलरली अगर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 60 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब मल्टीप्लाई करो, 4 into 5 20 into 6 120। This was easy, very easy, okay, identification also was very simple। Come to the 9th question। Given below is a question followed by 2 statements। Select the statement or statements required to answer the question by selecting a relevant option। Question है what is the age of Sam? Sam का age क्या है? Sam is 3 years younger than his brother Tony। टोनी से 3 साल छोटा है। खाली ये स्टेटमेंट आपको इनफ तो नहीं है, इतना तो पता चल गया, वाई, बिकॉज टोनी का एज पता है, अगर पता होता तो -3 करके निकाल सकते थे, बट वो पता नहीं है, तो चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या वो हेल्प करता है। सम ऑफ द एजेस ऑफ सैम एंड टोनी इज 35 ईयर्स, दोनों का एज मिला के 35 ईयर्स है, ये तो मुझे पता चल जाए। सो कैन आई से अगर मैं टोनी का एज x लूँ, अगर मैं टोनी का एज x लूँ तो सैम का एज क्या होगा, x -3। तो कैन आई से x प्लस
x minus 3 should be equal to 35, right? So 2x minus 3 equal to 35, 2x is equal to 38, x is equal to 38 डिवाइड बाई 2 जो हो गया 19। मतलब सैम का एज कितना है? 19। सो मुझे ये सोल्यूशन नहीं पूछा है, मुझे खाली ये पूछा है क्या ये इनफ है, तो मैं बोलूँगी हाँ ये इनफ है। ओके मैंने सोल्यूशन इसलिए बताया बिकॉज आप श्योर हो जाओ कि ओके ऐसे करना है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी श्योर वेदर द इंफॉर्मेशन इज इनफ। ओके नेक्स्ट, सो यहाँ पे आंसर तो मार्क करना भूल ही गई। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके नीदर स्टेटमेंट मतलब दोनों अकेले ये आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही कोई एक सफिशिएंट है। ओके दोनों साथ में चाहिए ही चाहिए टू सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट 10th, इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 11 यहाँ पे है नहीं तो हम उस पर नहीं जाते, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ 2 3 5 7 आर प्राइम नंबर्स, इज प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। मतलब ऐसे कितनी बार हो रहा है ये सीक्वेंस में जहाँ पे पहले भी प्राइम नंबर है बाद में भी प्राइम नंबर है। ओके सो लेट्स सी, अगर पहले प्राइम नंबर 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं, 2 प्राइम नंबर है लेकिन उसके पहले प्राइम नंबर नहीं है। ओके सो ये काउंट नहीं करेंगे। 3 के पहले प्राइम नंबर है, 3 के बाद में प्राइम नंबर है तो एक बार ये हो चुका। नेक्स्ट 5 के पहले प्राइम नंबर है 3, 5 के बाद भी प्राइम नंबर है 7, सो 2 बार हो चुका। अभी तक मैं 7 पे पहुंची, अभी 7 पे आओ। 7 में पहले प्राइम नंबर है बाद में प्राइम नंबर नहीं है तो अभी तक 2 ही बार हुआ है। नेक्स्ट 6 तो प्राइम नंबर ही नहीं है तो आई नीड नॉट बी कंसर्न। 3 पहले प्राइम नंबर नहीं है, नीड नॉट बी कंसर्न। 2 पहले प्राइम नंबर है बाद में प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली फॉर 9 पहले प्राइम नंबर नहीं है ना ही बाद में है बट खाली पहले नहीं है तो ये भी नहीं गिनेंगे। 5 में पहले 9 है वो जो प्राइम नंबर ही नहीं है। 3 में पहले भी प्राइम नंबर है बाद में भी प्राइम नंबर है तो 3 बार हुआ। ओके सो माय आंसर इज 3। ओके नेक्स्ट, इफ द नंबर्स गिवन बिलो आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एग्जाम में आ गया ना आपको तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई बिकॉज इतने सारे नंबर आपको स्क्रीन पे देख के डिसाइड करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर क्या है और फिर क्या ढूंढना है लेफ्ट टू राइट एंड देन विच वन विल बी द 10 फ्रॉम द राइट। मतलब आपको ऑर्डर भी याद रहना चाहिए और फिर 10 ढूंढना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ इम्पॉसिबल है बट थोड़ा टफ होगा और शायद रॉन्ग भी जाने का चांसेस हो सकता है, सो ध्यान से। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस चाहिए और चाहिए ही। चलो मेरे पास तो यहाँ पे पेन पेपर है तो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। 6 is the smallest, so I'll start from left to right ascending. 6 आ रहे हैं, sorry, let me just write it थोड़ा neatly. 6 next, then I see 10, then I see 11 है नहीं है 12 है, then 13, then 14 है 14 है, so मेरा 10 गया, 6 गया, 12 गया, 13 गया, 14 गया। ओके देन 18 दिख रहा है मुझे, देन 21 41 ओके 21 दिख रहा है मुझे, तो 21 गया, 25 गया, 35 39 देखो यहाँ पे मेरा मिस हो गया, सो ऐसा एग्जाम में होने का चांसेस है। 32 है बीच में, 32 35 39 41 48 एंड 56।
मेरा असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट में हो गया बच्चों. नाउ 10th फ्रॉम द राइट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो क्वेश्चन 11 का आंसर आपका होगा 14th. कौन सा नंबर है? 14th. एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7th 8th 9th और 10th. और क्वेश्चन में क्या है? इफ द नंबर्स बिलो arranged are arranged in the ascending order from left to right, then which one will be the 10th from the right? So मेरा आंसर आ जाएगा 14. ओके, चलिए नेक्स्ट होगा आपका अ क्लॉक गेन्स 2 minutes in every hour. It is set at, ये 9 ही है, राइट है, सेट राइट एट 7 PM. तो अभी क्लॉक में 7 PM हुआ है और एवरी 1 घंटा पास होता है ना, 2 मिनट क्लॉक आगे चला जाता है. ओके, कितना आगे? तो अगर व्हाट टाइम डज इट शो व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 6 AM. अभी समझो बच्चों, 6 AM हुआ है, राइट? 6 AM में प्रॉब्लम यह है कि एवरी आवर में 2-2 मिनट ना क्लॉक आगे चला जा रहा है. तो एक्चुअली जब भी मैं 7 PM को चालू करती हूँ और 6 AM को क्लॉक दिखती हूँ तो मेरा टाइम थोड़ा आगे का दिखाएगा. प्रॉब्लम है कितना आगे का दिखाएगा. ओके, तो मैं क्या करूँगी, गिनूंगी कितने घंटे पास हुए. 7 to 8 2 मिनट तभी गेन हुआ. 8 to 9 2, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. अभी 5 o'clock हुआ है. ओके, एंड 5 to 6. सो मेरा हो गया 11 टाइम्स हुआ. हो सकता है ये 2 मिनट्स, तो टोटल 11 टाइम्स हुआ है. एवरी टाइम 2 मिनट्स आगे जा रहा है, तो टोटल कितना मिनट आगे दिखाएगा? 22 मिनट्स. तो ये 6:22 आपका एक्चुअल टाइम हुआ होगा. ओके, तो आंसर इज 6:22. नेक्स्ट, ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका, जो 13th है ना, हर बार एक बार आ ही जाता है. ओके, इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी आफ्टर 50 days? ओके, लेट्स सी. 50 days. ओके, टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर 50 days पूछा है. पहले तो एवरी 7 day विल बी अ वेडनेसडे, तो 7 7s are 49. ओके, तो 49th day इज अ वेडनेसडे. 50th day इज थर्सडे. उन्होंने पूछा आफ्टर 50 days, तो मेरा आंसर होगा फ्राइडे. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द कंक्लूजन गिवन एज ऑप्शंस, पहले ये इरेज वापस. चलो, which of the conclusion given as options logically follows the given statement? All mobiles are gadgets. All gadgets are beneficial. So मतलब all mobiles are beneficial, some mobiles are not beneficial, वो तो आंसर ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. No mobiles are beneficial, नहीं. Some mobile are beneficial, ये और ए अगर कंफ्यूजन होना भी है तो ए और डी में होना चाहिए. एक्चुअल कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. मैं वेन डायग्राम से बता सकती हूँ वेरी क्विकली, जिसका जरूरत नहीं, बट स्टिल ये मोबाइल है, ये गैजेट्स. ओके, ये मोबाइल, ये गैजेट्स. नाउ ऑल मोबाइल्स आर गैजेट्स, तो मोबाइल छोटा एक क्या बोलते हैं, सर्कल है, वो सर्कल इज इन गैजेट्स का सर्कल. ऑल गैजेट्स आर बेनिफिशियल, ये सब बेनिफिशियल है, तो कहना इसे ऑल मोबाइल्स आर बेनिफिशियल. यस, माय आंसर इज ए. ये मेरा आंसर नहीं है. ए इज माय आंसर. नाउ कोडिंग का क्वेश्चन 15th. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड नेशन इज कोडेड एज 1412091514.
हाउ इज द वर्ड बैक कॉल्ड इन दैट लैंग्वेज? वो बोल रहे कि कोडिंग में अगर मैं नेशन लिखना चाहती हूँ तो मेरा नंबर होएगा 141209 वॉट एवर। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 नेशन इज अ 6 letter word, whereas I have many numbers. Okay, so I need to find something else. Now let me check. Always ऐसा बड़ा कोड आएगा ना, तो check nth letter कौन सा है. If I see A B C D E F G H I J K L M N 14th letter है, कौन सा? 14th letter. So N is my 14th letter. अभी A चेक करो. A is my first letter. T is my 20th letter. देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लेटर्स का पोजीशन, टू नो लेटर्स का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिकल रीजनिंग, सो दैट ये ओरली हो पाए. अगर वो पोजीशंस पता होते तो ये काउंटिंग भी नहीं करना पड़ता था और वेरी इजीली इट वुड हैव स्ट्रक यू. ओके, सो आई नो दैट नेशन का पूरा, एंड जस्ट टू चेक, अगर n 14 है तो पीछे भी n है तो वो भी 14 ही है. सो बेसिकली दिस कोड इज नथिंग बट लेटर पोजिशन. ओके, so now I have to see back may be second, so my first will be 2. A is first, C is third. अभी ये देखो, ये 2 2 1 है तो ये तो कैंसल, ये तो है ही नहीं आंसर. ये 2 4 3 है तो ये भी आंसर नहीं है, मुझे पूरा करने की जरूरत है ही नहीं. माई आंसर इज C. ओके, एंड अगर आपको कंप्लीट करना है, सॉरी आपको लगेगा मैंने बीच में छोड़ दिया, बट K इज 11th लेटर. सो ये आपका पूरा कोड हो गया. चलो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन गाइस. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो? 2 3 5 8 13 21 34. ओके, नाउ इफ आई सी द सीरीज यू विल एक्चुअली सी के कुछ मैच नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. How and how do you solve it? 2 plus 3 is 5. So देखोगे ना तो बाजू बाजू के नंबर प्लस किए. देखो 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. Adding the previous number. 8 plus 5 is 13. 13 plus 8 is 21. 21 plus 13 is 34, sorry, is 34, and 34 plus 21 will be 55. My answer is B. 55 is my answer, and this is how you get it. It is not tough, it is identifiable only with practice. Now last question, I can guarantee actually no one in the exam will be able to do without a pen and a paper. Okay, but you will have to still guess. Okay, how do you guess? Orally करके guess करने का ऐसा बड़ा question आया तो, but don't waste your time in getting confused. If it's a very lengthy paper, leave it. Okay, leave it, because इतना बड़ा क्वेश्चन आपका टाइम खा जाएगा, आप रीड ही करते रहोगे एंड आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. How to solve? I can show it right now, but you obviously need a pen and paper to just analyze. Okay, now 7 exams to be conducted from Sunday to Saturday. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. इसमें 7 एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है. द एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड आर, दे हैव गिवन 7 सब्जेक्ट्स. देर आर 2 एग्जाम्स इन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, देर आर 5 एग्जाम्स बिटवीन सोशल साइंस एंड हिंदी. सोशल साइंस एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड आफ्टर थर्सडे, मतलब ये दोनों दिन में से एक दिन सोशल साइंस है. ओके, देर आर 3 एग्जाम्स बिटवीन मैथमेटिक्स एंड संस्कृत. संस्कृत एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड ऑन फ्राइडे. ये फ्राइडे को है संस्कृत. चलो एक एग्जाम का तो कुछ मिला. संस्कृत फ्राइडे को है संस्कृत. सो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी.
संस्कृत एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड ऑन फ्राइडे हो गया। मैंने बोला था कि सोशल साइंस एग्जाम ये दोनों के बीच में है। सोशल साइंस एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड आफ्टर थर्सडे, मतलब फ्राइडे या सैटरडे। सो यहाँ पे है आपका सोशल साइंस। ओके, देन अभी रिवर्स जाते, देयर आर 3 एग्जाम्स बिटवीन सोशल साइंस एंड बायोलॉजी। ओके, सो 1 2 3, 1 2 3, 3 एग्जाम तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बायोलॉजी। तो ये भी हो गया, 3 एग्जाम्स वाला सेंटेंस हो गया। देयर आर 3 एग्जाम्स बिटवीन मैथमेटिक्स एंड संस्कृत। सो अगेन इफ आई हैव टू गो मैथमेटिक्स एंड संस्कृत 3, 1 2 3, संस्कृत इधर है तो यहाँ पे है आपका मैथमेटिक्स। ओके, सो ये हो गया आपका संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। देयर आर 5 एग्जाम्स बिटवीन सोशल साइंस एंड हिंदी। सो 1 2 3 4 5, सो ये हो जाएगा आपका हिंदी। ओके, द एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड आर दिस वे। देयर आर 2 एग्जाम्स बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। सो मेरा यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश, बिकॉज 2 एग्जाम्स आर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। सो मेरा थर्सडे को बचेगा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम और मेरा आंसर होगा थर्सडे। अभी सोचो, ये अगर पेन और पेपर के बीच, मतलब विदाउट पेन और पेपर करना पड़ता तो कितना टफ पड़ता, और आपको एग्जाम में शायद करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन 99% वो लोग ऐसा देते हैं जो विदाउट पेन एंड पेपर वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू ऑल टू सॉल्व। ऑल्सो द क्वेश्चन वुड बी लेंदी। तो क्वेश्चन अगर लेंदी हो और आपको एक बार में नहीं समझ रहा है, रीड इट ट्वाइस ऑल्सो, बट उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, गेस वर्क करके निकल जाना। ओके, thank you guys, thank you for watching the whole video. If you like the video, please share it with your friends who are going to appear for your further CA CET attempts. It will help them immensely. Thank you guys.